कल्पना मैडम का भागीदारी और जो उनके आने के बाद जो एक जोश उत्पन्न हुआ, किसी भी पद के दावेदार हैं और महाधिवेशन तय करेगा, कोई ना कोई तो उनका जिम्मेवारी दिया ही जाएगा। मनरेगा में भी आपके पैसे बताए हैं ना। युवाओं को काफ़ी आस है आपकी सरकार से, क्या लगता है कि मैया सम्मान आप लोगों ने महिलाओं के लिए लाया, महिलाएं खुश है लेकिन युवा काफ़ी नाराज़ है क्योंकि एग्जामिनेशन समय पे हो नहीं पाते हैं, कैलेंडर जारी की मांग की जा रही है। क्या लगता है कि महाधिवेशन में इन सब युवाओं को भी लेकर आने वाले दिनों में कुछ देखने को मिलेगा, अच्छी सौगात युवाओं को देंगे आप लोग? रोजगार के सवाल पर हम लोग की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार बहुत गंभीर है। पिछला बार तो ये लोग हम लोग को ठीक से काम करने भी नहीं दिया गया, उसके बाद भी हेमंत सोरेन जी ने यहाँ के सरकारी वैकेंसी के अलावे निजी क्षेत्रों में भी लोगों को कैसे रोजगार मिले उसको लेकर के योजनाएं भी लाए, कानून भी बनाए। उसके आड़ में आदिवासियों का जो कस्टम है, बलि प्रथा है, उस पर रोक लगाने का इन लोग का एक तरह से वहाँ पर साजिश है। तो लगभग 99% लोग जो भी लोग हैं नॉन वेज लोग हैं। अब किसी को जबरदस्ती अपने हिसाब से कीजिएगा तो नहीं चलेगा ना। विवाद का ये मेन जड़ है। मनरेगा में बकाया है, माने पीएम आवास में भी वही हाल है। सरकारी भारत सरकार संपोषित जितना योजनाएं हैं, अभी वृद्धा पेंशन का पैसा ये लोग रोक लिया सरकार को बदनाम करने के लिए। हेमंत सोरेन जी मैया सम्मान योजना लागू किया तो सेंट्रल का जो हिस्सा था उसको ये लोगों ने रोक दिया था। तो इस तरह से 1,36,000 को भी लोग होल्ड करके रखा हुआ है। झामुमो के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फागू बेसरा। चूँकि 14 और 15 अप्रैल को रांची में महाधिवेशन खेलगांव में होना है, उसको लेकर पार्टी पूरी तरीके से जो है तैयारियां कर चुकी है। कई डेलीगेट्स जो है झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों से भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इस वक्त सरकार में समन्वय समिति सदस्य और संविधान समिति में भी जो पार्टी का महाधिवेशन होना है उनमें भी फागू बेसरा जी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे फागू बेसरा जी जुड़ रहे हैं। फागू जी, कैसे देखते हैं इस बार के महाधिवेशन को? 13वां महाधिवेशन इस बार जो है रांची में होना है, किस तरीके से पार्टी ने रूपरेखा तैयार किया है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन 14-15 अप्रैल को, चूँकि 14 अप्रैल को हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती भी है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये जो महाधिवेशन हो रहा है बहुत ही ऐतिहासिक होगा। और ऐतिहासिक इसीलिए होगा कि चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने जन्म काल से अलग राज्य झारखंड के निर्माण के लिए संघर्ष से ये उपजी हुई पार्टी है और आज झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम लोग स्थापित हुए हैं। और पिछला जो 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें झारखंडी जनता का भरोसा और विश्वास झारखंड मुक्ति मोर्चा पर व्यक्त करके फुल मेजोरिटी की सरकार बनी है। कार्यकर्ताओं में, जनता में भी काफ़ी उल्लास है और ये महाधिवेशन ऐतिहासिक होगा। दादा, कई जो है राज्य के कोने कोने से डेलीगेट्स यहाँ पे मौजूद होंगे। बिहार में चुनाव होना है, आप लोग बिहार चुनाव को भी फोकस में लेकर ये महाधिवेशन में देखेंगे। अन्य राज्यों से भी कई सारे डेलीगेट्स आने की बातें कहीं जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? महाधिवेशन में झारखंड सहित जहाँ जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार है या इकाई है या कमेटी है, सभी जगहों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उसमें पड़ोसी राज्य आपका झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से भी इस महाधिवेशन में प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से अब 2025 में बिहार विधानसभा का भी चुनाव है और महाधिवेशन में हमको लगता है कि उस पर भी चर्चाएं होगी और वहाँ से जो भी डेलीगेट आएंगे, जो भी प्रतिनिधि आएंगे, उनके द्वारा जो भी सुझाव आएंगे, सुझाव के हिसाब से उसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व गुरुजर हेमंत जी उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। चर्चाएं यह भी है कि कल्पना सोरेन जिस तरीके से पार्टी में काम किया और चुनाव में जो जीत मिली है, महिलाओं में काफ़ी जो है उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, पार्टी में भी लोकप्रियता, क्या उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है? आप लोग क्या कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले तो जब पिछला बार हम लोग की सरकार बनी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश करके सरकार को ये लोग काम करने नहीं दिया और जब ये लोग नहीं सका सरकार को गिराने में, तो ये लोग झूठा केस करके हेमंत सोरेन जी को ये लोगों ने जेल में डाल दिया और उस समय पार्टी के सामने बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। संकटकालीन दौर में मैडम कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने जो कमान संभाली और पार्टी को एक नेतृत्व देकर के दिशा दी, निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता कल्पना मुर्मू मैडम के एक तरह से कायल हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव फेस किया, हेमंत जी जेल में थे
और हम लोग का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। इसके बाद फिर जेल से आने के बाद फिर सीएम बने और उसके बाद विधानसभा का चुनाव फेस किए। तो निश्चित रूप से कल्पना मैडम का भागीदारी और जो उनके आने के बाद जो एक जोश उत्पन्न हुआ, निश्चित रूप से वो किसी भी पद के दावेदार हैं और महाधिवेशन तय करेगा, कोई ना कोई तो उनका जिम्मेवारी दिया ही जाएगा। पार्टी जिस तरीके से आने वाले दिनों में काम कर रही है, आप लोगों का जो ये बकाया पैसा जो लगभग 1.5 लाख करोड़ हो चुका है, इस मामले को लेकर भी आगे की दिशा में काम करेंगे आप लोग, या मांग को लेकर जो चर्चाएं आंदोलन की बात? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन है और झारखंड निर्माण के पीछे गुरुजी का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो परिकल्पना था, राज बनने के बाद उस राज को, झारखंड को सजाने का, संवारने का और झारखंड की जनताओं का जो हक और अधिकार है उनको देने का, तो आज हम लोग का चूँकि सरकार अपनी बनी है और झारखंडी जनताओं का जो आकांक्षाएं हैं और गुरुजी का जो परिकल्पना था झारखंड निर्माण के पीछे, उसको पूरा करने के लिए निश्चित रूप से महाधिवेशन में चर्चाएं होगी। और यहाँ जो झारखंडी जनताओं का जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, राज बनने के बाद यहाँ स्थानीय नीति का जो मामला है वो भी अभी लंबित है। जल जंगल ज़मीन हमारा आंदोलन का बेस रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और आज जल जंगल ज़मीन पर भी खतरा मंडरा रहा है। उस पर भी निश्चित रूप से महाधिवेशन में बातें आएगी, प्रस्ताव भी आएंगे, राजनीतिक एजेंडा के रूप में बात भी होंगे। यहाँ झारखंड में रहने वाले, यहाँ आदिवासी हो, मूलवासी हो, दलित हों या पिछड़े हों या अल्पसंख्यकों का जो मुद्दा है, उन तमाम मुद्दों पर इस महाधिवेशन में निश्चित रूप से चर्चा होगी। और झारखंड चूँकि खनिजों से संपन्न राज्य है और झारखंडी जनताओं का जो हक और अधिकार बनता है, यहाँ विस्थापितों का एक बहुत बड़ा समस्या है। विस्थापितों का समस्या का समाधान कैसे होगा, उस दिशा पर हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या करेगी। अभी हम लोग सरकार में है तो उस पर भी निश्चित रूप से चर्चा होगा। और अभी केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, राजनीतिक रूप से चूँकि जहाँ जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य है, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी वर्तमान जो केंद्र सरकार है पक्षपात कर रही है, भेदभाव कर रही है और झारखंड का तो घोर उपेक्षा किया जा रहा है। अभी जो हम लोग जिस 1,36,000 करोड़ रुपए की जो हम लोग बात कर रहे हैं, झारखंडी जनताओं का ये हक और अधिकार का है। रॉयल्टी का पैसा है, कम मनरेगा में भी आपके पैसे बकाया है। मनरेगा में बकाया है, माने पीएम आवास में भी वही हाल है। सरकारी भारत सरकार संपोषित जितना योजनाएं हैं, अभी वृद्धा पेंशन का पैसा ये लोग रोक लिया सरकार को बदनाम करने के लिए। हेमंत सोरेन जी मैया समान योजना लागू किया तो सेंट्रल का जो हिस्सा था उसको ये लोगों ने रोक दिया था, जिसके चलते वृद्धा पेंशन का हम लोग पेंशन का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से 1,36,000 को भी लोग होल्ड करके रखा हुआ है। ये बहुत क्लियर है झारखंड के अंदर में यहाँ पर जितना जमीन ली गई सरकारी लैंड का, बताइए सर रैयत के साथ क्या स्थिति हुआ है झारखंड के अंदर में, वो तो अलग चीज़ है। एक सरकार का एक जो संघीय भारत का संविधान में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से राज्य का जो हिस्सा है, संवैधानिक हिस्सा किसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और उसके लिए सरकार, हेमंत सरकार पहल भी कर रही है। कोयला मंत्री का विजिट हुआ, ये लोग पार्लियामेंट में भाषण दे दिया कि कोई बकाया नहीं है। लगभग झारखंड का 50,000 सरकारी लैंड में भारत सरकार का जो उपक्रम है, CCL, BCCL, NTPC का हो, चाहे सेल का हो, चाहे HEC का हो, ये सरकारी ज़मीन पर अवस्थित है। अब उसका पैसा ये लोग नहीं दिया है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये लोग राजनीति करता है, ठीक है। सरकार यहाँ अभी 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता के लिए उलगुलान की जरूरत है, मानते हैं आप? मुख्यमंत्री जी खुद बोले हैं कि अगर नहीं मिलेगा तो जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कॉलेरी का चक्का भी जाम कर सकते हैं। उलगुलान होगा, देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। देखिए कानूनी बात है, निश्चित रूप से मिलेगा। हक और अधिकार देना चाहिए यार। कोयला मंत्री जी जब आए झारखंड में विजिट किए थे तो उसने कमिटमेंट करके गए हैं और बहुत सारा परियोजना कोल माइंस का जो है ना, अब इसी के चलते खुल नहीं पा रहा है, इसलिए देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो माइंस चलेगा नहीं। बिना राज्य सरकार का एनओसी का लैंड रेवेन्यू का मामला स्टेट का होता है। अब झारखंड गवर्नमेंट जब उसको एनओसी नहीं देगा तो माइंस कैसे चलाएगा? बिना उलगुलान के उलगुलान हो जाएगा। पारसनाथ को भी लेकर आपने आवाज उठाई है, मारांगपुर को लेकर? पारसनाथ आस्था का सवाल है, वहाँ पर आदिवासियों का भी है और जैन लोग भी अपना वहाँ पर, उन लोग का भी वहाँ गुरु थे, वहाँ मोक्ष प्राप्त किए थे, तो उन लोग का भी वहाँ आस्था का केंद्र है। हम लोग लगातार मारांगपुर को लेकर के
हम लोग किसी धर्म के विरोध में हम लोग कुछ उसमें कहना नहीं चाहते, लेकिन वहाँ आदिवासी लोग पहले से वर्षों से जुगों जुगों से मारंग बुरु पारसनाथ को ईश्वर के रूप में लोग पूजा करते आ रहे हैं। और वहाँ पर चूँकि यहाँ जो डिस्प्यूट का जो कारण अभी जो उत्पन्न हुआ उसमें अब आदिवासियों का जो कस्टम है, जो पूजा पद्धति है, बलि प्रथा है आदिवासियों में, और जैन समुदाय में बलि प्रथा नहीं है। वो लोग अहिंसा परम धर्मम के सिद्धांत पर चलता है, अपनी अपनी थ्योरी है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में संविधान सबको अधिकार दिया है। अब हम झारखंड में आदिवासी के नाम पर झारखंड, आदिवासियों का पारसनाथ, अब वहाँ पर उनको कस्टम से वंचित करने की बात हो रही है। ये लोग बैकडोर से न्यायपालिका के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य सरकार को गुमराह करके ये लोग जो है ना वहाँ पर मांस मदिरा का वहाँ पहाड़ में कोई दुकान थोड़ी है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ खरीद बिक्री हो रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। उसके आड़ में आदिवासियों का जो कस्टम है, बलि प्रथा है, उस पर रोक लगाने का इन लोग का एक तरह से वहाँ पर साजिश है। और लगभग वहाँ 99 गाँव है पहाड़ के ऊपर और नीचे, और ट्राइबल लोग हैं, वहाँ का आदिवासी लोग हैं, मूलवासी लोग हैं। तो लगभग 99% लोग जो भी लोग हैं नॉन वेज लोग हैं। अब किसी को जबरदस्ती अपने हिसाब से कीजिएगा तो नहीं चलेगा ना। विवाद का ये मेन जड़ है। और अभी लोग न्यायालय में लोग ने एक रिट याचिका किया था, कल उसका सुनवाई भी हुआ है और हम लोग उसको समीक्षा करेंगे। जिस तरह का झारखंड हाई कोर्ट का टिप्पणी आया है, जैन समुदाय चूंकि लोग रिट पिटीशन किया था तो उन लोग के पक्ष में कुछ बातें हम लोग पेपर माध्यम से पता चला है। हम लोग उसका रिव्यू करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। और वो पारसनाथ आदिवासियों का है, आदिवासी अपना जो भी कस्टम है, पूजा पद्धति है, हम लोग कर रहे थे और करते रहेंगे। ना युवाओं को काफ़ी आस है आपकी सरकार से। क्या लगता है कि मैया सम्मान आप लोगों ने महिलाओं के लिए लाया, महिलाएं खुश है, लेकिन युवा काफ़ी नाराज़ है क्योंकि एग्जामिनेशन समय पे हो नहीं पाते हैं, कैलेंडर जारी की मांग की जा रही है। क्या लगता है कि महाधिवेशन में इन सब युवाओं को भी लेकर आने वाले दिनों में कुछ देखने को मिलेगा, अच्छी सौगात युवाओं को देंगे आप लोग? रोजगार के सवाल पर हम लोग की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार बहुत गंभीर है। पिछला बार तो ये लोग हम लोग को ठीक से काम करने भी नहीं दिया गया। उसके बाद भी हेमंत सोरेन जी ने यहाँ के सरकारी वैकेंसी के अलावे निजी क्षेत्रों में लोगों को कैसे रोज़गार मिले उसको लेकर के योजनाएं भी लाए, कानून भी बनाए। 75% निजी क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार में प्राथमिकता देने को लेकर के कानून बनाया गया। और स्वरोजगार से बेरोजगारों को कैसे जोड़ा जाए उसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उनको लोन सब्सिडी पर देने का योजना भी लॉन्च किया गया। और जो सरकार के अंदर में जो वैकेंसियां हैं विभिन्न विभागों में उसको भी कैसे किया जाए, नहीं किया जाए, उस पर सरकार मंथन भी कर रही है, विचार भी कर रही है, पहल भी कर रही है। लेकिन बहुत सारा दांवपेच नियोजन को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के, आरक्षण को लेकर के यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। और सरकार तमाम चीज़ों को समाधान करते हुए कैसे आगे यहाँ के लोगों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए या उसको नौकरी दिया जाए, उसके लिए सरकार पहल कर रही है। अभी तो सरकार बने जुमा हम लोग का 2-3 महीना भी ठीक से नहीं हुआ है। अभी पार्टी का महाधिवेशन में रोजगार का सवाल हमारा 1 नंबर में रहेगा। लेकिन यहाँ चूँकि 1 नंबर में रहेगा, लेकिन यहाँ जो केंद्र की सरकार का जो ये जो नीतियाँ हैं लोगों को रोजगार से वंचित करने का, और जो ये जो निजीकरण का अभियान, जो चूँकि हमारा कोल बेल्ट खनिजों का यहाँ ये झारखंड राज्य है, CCL है, BCCL है, यहाँ रोजगार का बहुत सारा स्कोप था। केंद्र के गलत नीतियों के कारण आज धीरे धीरे रोजगार से लोग वंचित हो रहे हैं। और सरकारी स्टेट में कितने लोगों को रोजगार में लोगों को रखा जा सकता है? रोजगार का यहाँ बहुत स्कोप है, लेकिन उस पर केंद्र के गलत नीतियों के कारण यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है। उस पर भी पार्टी विचार करेगी और आगे उस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ फागू बेसरा, जिन्होंने कहा है कि नंबर 1 पर अगर कोई मुद्दा होगा तो वह युवाओं का रोजगार को लेकर इस बार महाधिवेशन में होगा। और तमाम मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने बातें रखी है। वही अगर पारसनाथ की बात करें तो उनको भी लेकर जो है खुले तौर से कह दिया कि वह पुराने मरांग बुरु जो आदिवासियों की सभ्यता है वहाँ से जुड़ी हुई है, और आदिवासियों की जो है मरांग बुरु कहीं ना कहीं पारसनाथ है। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने पार्टी के महाधिवेशन को लेकर बातों को रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो महाधिवेशन होना है उसमें तमाम जो डेलीगेट्स आएंगे, चाहे वो झारखंड के अन्य राज्यों से आए या अन्य जो जिले के
जितने भी अध्यक्ष हों या अन्य राज्यों से भी, कई राज्यों से डेलीगेट्स यहाँ पर रांची में जुटेंगे, जो खेलगांव में होना है 14 और 15 अप्रैल को 2 दिनों का जो ये महाधिवेशन होना है, उसको लेकर पूरी तरीके से पार्टी तैयार है।